नमस्कार, मैं घनश्याम कुमार। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है। ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया है, जिसके बाद अदालत का आदेश आया है। अब जमानत मिलने के बाद बात यह है कि संजय सिंह जेल से बाहर कब आएंगे, तो उसमें कुछ देरी लग सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से जमानत का ऑर्डर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट भेजा जाएगा और वहां बेल की कंडीशन तय होगी, जिसके बाद जमानत का बेल बॉन्ड भरने के बाद कोर्ट से रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, जिसके बाद ही संजय सिंह जेल से बाहर आ सकेंगे। संजय सिंह की रिहाई कल सुबह 10 बजे के करीब होने की संभावना है। मंगलवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली शराब घोटाला केस में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संजय सिंह को जमानत मिलने पर एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है और ईडी की प्रतिक्रिया तब आई जब अदालत ने जांच एजेंसी से यह जानना चाहा कि क्या उसे उत्पाद शुल्क नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की और हिरासत की जरूरत है। इस पर अदालत ने कहा कि संजय सिंह 6 महीने जेल में बिता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि रियायत मिलने को मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा। इस बीच कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। शीर्ष अदालत ने मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की एक अन्य याचिका का यह कहते हुए निपटारा कर दिया कि यह निरर्थक हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रस्तोगी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वर्तमान स्थिति को लेकर एक अहम टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के साथ ही सीएम पद को छोड़ने के लिए नैतिक दबाव का सामना कर रहे हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने भी केजरीवाल को लेकर कहा कि सार्वजनिक नैतिकता की मांग है कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। जस्टिस रस्तोगी ने समाचार एजेंसी एनआईए से बातचीत में कहा, मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में अयोग्यता के लिए धारा 8 और 9 है। यह अयोग्यता योग्यता की गिनती और अयोग्यता की एक निश्चित अन्य प्रकृति से भी संबंधित है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जेल नियमों के तहत कई प्रतिबंध है और हर कागज को जेल अधीक्षक के पास से गुजरना पड़ता है। जेल अधीक्षक इन कागजों की जांच करते हैं और केवल उनकी परमिशन से ही आप हस्ताक्षर कर सकते हैं। जस्टिस रस्तोगी के मुताबिक सीएम केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा, आप एक मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर हैं जिसका ऑफिस सार्वजनिक कार्यालय होता है। अगर आप हिरासत में हैं तो मुझे लगता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए पद पर बने रहना अच्छा नहीं है। सार्वजनिक नैतिकता की मांग है कि पद छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम अतीत में देखें तो जयललिता, लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और हाल ही में हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दिया। कोई हिरासत में बैठे मौजूदा मुख्यमंत्री के पास कोई कागज नहीं ले जा सकता और उनसे हस्ताक्षर नहीं करा सकता। वस्तुओं और उत्पाद को लेकर भ्रामक विज्ञापन के संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाई है। पतंजलि आयुर्वेद के मुखिया योग गुरु रामदेव और एमडी आचार्य बालकृष्णन को फिर से अदालत में 10 अप्रैल को आने के लिए बोला गया है। पतंजलि आयुर्वेद की ओर से भ्रामक विज्ञापन और एलोपैथी चिकित्सा को निशाने पर लेने के मामले में आज योग गुरु रामदेव खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनके साथ पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण भी अदालत में दिखे। इस दौरान रामदेव ने वकील के माध्यम से कहा कि हम निजी तौर पर अदालत में हैं और माफ़ी मांगते हैं, जिसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि आपको पहले ही चेतावनी दी गई थी और आपने एफिडेविट भी दाखिल किया था, फिर क्यों इस तरह की गलती हुई? यह पूरी तरह से अवमानना है। केवल उच्चतम न्यायालय ही नहीं बल्कि देश भर की सभी अदालतों द्वारा पारित हर आदेश का सम्मान किया जाना चाहिए। अदालत ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को निजी तौर पर फिर से अदालत में पेश होने का आदेश दिया। अब दोनों को 10 अप्रैल को फिर से कोर्ट में हाजिर रहना होगा। इसी दिन पतंजलि और योग गुरु बाबा रामदेव को हलफनामा भी दाखिल करना होगा। अदालत ने कहा कि हम आपको आखिरी मौका देते हैं और जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का वक्त है। उच्चतम न्यायालय ने हलफनामे में पतंजलि के प्रबंध निदेशक के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि औषधि और प्रसाधन सामग्री यानी जादुई उपचार अधिनियम पुराना है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से एक्शन न लेने पर भी हैरानी जताई। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि आश्चर्य है कि जब पतंजलि कंपनी जोर शोर से यह कह रही थी कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है, सरकार ने अपनी आंखें बंद क्यों रखी। इस पर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। कोर्ट ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से कहा, आपको न्यायालय में दिए गए वचन का पालन करना होगा, आपने हर सीमा को तोड़ा है। गौरतलब है कि 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के मुखिया रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि इस मामले में रामदेव और बालकृष्ण खुद अगली सुनवाई पर पेश हों। इसके बाद रामदेव और बालकृष्ण आज अदालत पहुंचे। यही नहीं, अब उन्हें कोर्ट ने फिर से निजी तौर पर अदालत में आने को बोला है। कच्चातीवू द्वीप को लेकर के देश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच अब श्रीलंका के एक मंत्री ने भी अपनी ओर से बयान दिया है। कच्चातीवू द्वीप को लेकर भारत में राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। इसी बीच श्रीलंका के कैबिनेट मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। मंत्री का कहना है कि भारत ने इस संबंध में श्रीलंका से कोई बात नहीं की है। वहीं एक और श्रीलंकाई मंत्री से विवाद पर कड़ाई से अपना पक्ष रखा है। कच्चातीवू द्वीप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने एक आरटीआई जवाब के हवाले से की गई रिपोर्ट का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने रविवार को किए गए ट्वीट में कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया। प्रधानमंत्री के इस बयान से भारत में मची राजनीतिक हलचल के बीच श्रीलंका के एक मंत्री ने कहा है कि भारत ने इस संबंध में श्रीलंका से कोई आधिकारिक बातचीत नहीं की है। तमिलनाडु के बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई ने दावा किया है कि केंद्र सरकार द्वीप को फिर से वापस लेने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन बीजेपी नेता के दावे के उलट राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे के कैबिनेट में तमिल मूल के मंत्री जीवन थोंडामन ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है और अगर होती है तो इसका जवाब दिया जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में थोंडामन ने कहा, जहां तक श्रीलंका की बात है, कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका की सीमा में पड़ता है। श्रीलंका के साथ नरेंद्र मोदी सरकार के अच्छे रिश्ते हैं। अब तक कच्चातीवू द्वीप पर अधिकार को वापस लेने को लेकर भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बातचीत नहीं की गई है। भारत ने अब तक ऐसा कोई आग्रह नहीं किया है। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो विदेश मंत्रालय उसका जवाब देगा। इस बीच लोकसभा चुनाव के बीच बंगाल को लेकर चुनाव आयोग ने खास तरह की तैयारियों को आगे सामने लाया है। बंगाल में लोकसभा चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण और निर्बाध संपन्न कराना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। आयोग की ओर से मंगलवार को जानकारी मिली है कि लोकसभा चुनाव में बंगाल के सभी बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक इस फैसले से देश के अन्य राज्यों की तुलना में बंगाल को विशेष महत्व मिलने का पता चलता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी के नए वादों को भी चुनावी जुमला नहीं घोषित किया जाता है तो पश्चिम बंगाल के प्रत्येक व्यक्ति को करोड़ों रुपये मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच कहा है कि वह ईडी द्वारा जब्त किए गए धन को गरीबों को वापस करने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा पश्चिम बंगाल से जब्त की गई राशि करीब 3000 करोड़ रुपये हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली में कहा था कि जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, वो अगर ले आएं तो देश के गरीब आदमी को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपये यूं ही मिल जाएंगे। हालांकि सत्ता में आने के ठीक बाद अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में पीएम मोदी के उस वादे को चुनावी जुमला बता दिया था। आप अपनी आर्थिक दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेदार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केरल को ऐसा जवाब दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एलडीएफ सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि केरल सरकार लगातार यह आरोप लगाती रही कि केंद्र सरकार केरल को उधार देने में बाधक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने आर्थिक कुप्रबंधन और दुर्दशा के लिए केरल स्वयं जिम्मेदार है। इसके साथ ही कोर्ट ने केरल को अधिक धन उधार लेने की अनुमति देने के मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने राज्यों के कर्ज लेने की क्षमता पर केंद्र सरकार की तरफ से सीमा तय करने के केंद्र बनाम केरल मामले को संविधान पीठ को सौंप दिया है। अब 5 जजों की पीठ इसकी सुनवाई करेगी। सोमवार को राज्यों की उधार लेने की क्षमता को सीमित करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ केरल की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। केरल ने अपने मुख्य सचिव के माध्यम से केंद्र के फैसले को चुनौती दी थी। केरल ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि केंद्र सरकार को केरल पर लगाए गए
उधारी सीमा प्रतिबंधों में ढील देने का निर्देश दिए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने माना कि केरल 3 न्यायिक पहलुओं को स्थापित करने में विफल रहा है, जिसमें पहला मामले साबित करना, दूसरा कर्ज सुविधा का संतुलन बनाना और अपूरणीय क्षति, और तीसरा उधार सीमा पर राज्य किसी अंतरिम निषेधाज्ञा का हकदार नहीं। इस तरह 2 जजों की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर मूल मुकदमे में केरल को किसी भी तरह की अंतरिम राहत से इनकार कर दिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए 13,608 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान किए थे। केंद्र ने पहले तर्क दिया था कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में केरल को अतिरिक्त उधार देना ना तो विवेकपूर्ण है और ना ही राज्य सरकार के हित में है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की इस दलील को स्वीकार कर लिया। जब राज्य सरकार द्वारा उधार लेने की सीमा का अधिक उपयोग किया जाता है तो अगले वर्ष इसमें पर्याप्त कमी हो जाती है या कमी हो सकती है। कि केरल सरकार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि केंद्र उधार लेने और अपने स्वयं के वित्त को विनियमित करने की उसकी शक्ति में हस्तक्षेप कर रहा है। याचिका में केरल ने यह भी दावा किया कि उसके पास कल्याणकारी योजनाओं, राज्य के कर्मचारियों और राज्य के अन्य लाभार्थियों के वेतन, पेंशन और भविष्य निधि का बकाया चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरी ओर केंद्र ने पीठ के समक्ष दावा किया कि केरल की वित्तीय प्रबंधन में कई खामियां हैं। केंद्र ने 2021-22 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केरल में राजस्व घाटा 3.17% दिखाने के लिए रिकॉर्ड आंकड़े लाए हैं, जो सभी राज्यों के औसत 0.46% और राजकोषीय घाटे की दर से अधिक है। पूरे राज्य का औसत 2.80% की तुलना में केरल के लिए 4.94% है। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एलडीएफ सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि एलडीएफ सरकार लगातार यह आरोप लगाती रही कि केंद्र सरकार केरल को उधार लेने और विकास करने में बाधक बन रही है, लगातार राज्य का गला घोट रही है। हालांकि राज्य का यह दावा सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को अंतरिम राहत दी होती तो इससे राज्य सरकार को पेंशन भोगियों और अन्य लोगों के लंबित बकाये भुगतान करने में मदद करने के अलावा एलडीएफ सरकार को राजनीतिक लाभ भी मिलता। तमिलनाडु से द्रमुक ने ईवीएम को लेकर खटखटाया मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा, दाखिल की याचिका। तमिलनाडु में सत्ताधारी दल द्रविड़ मुनेट्रू कॉन्ग्रेस यानी द्रमुक ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। द्रमुक ने ईवीएम को लेकर रीट याचिका दायर की है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के कई दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की जगह मतपत्रों से मतदान की मांग कर रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु में सत्ताधारी दल डीएमके ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। द्रमुक ने ईवीएम को लेकर रीट याचिका दायर की है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी और ग्रेटर चेन्नई निगम आयुक्त जे राधाकृष्णन की अध्यक्षता में आज सभी सियासी दलों की मौजूदगी में ईवीएम की एक पूरक रेंडमाइजेशन की गई। राधाकृष्णन ने बताया कि ग्रेटर चेन्नई निगम क्षेत्र के तहत 3 संसदीय क्षेत्र आते हैं। इस बार उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट मशीन और बैटरियों की रिमेंडाइजेशन राजनीतिक दलों के सामने उनके संबंधित स्ट्रांग के रूप में भेजा जाएगा। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मौत पर संज्ञान लेते हुए मंगलवार को उस मामले को बंद कर दिया जिसमें उसने 24 साल पुराने एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खुद को 5 साल कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने अंसारी के निधन संबंधी बयान पर संज्ञान लेते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अब जीवित नहीं है, इसलिए सुनवाई की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। के लगातार बढ़ती कीमतों के कारण भारत की आने वाले समय में मुसीबतें बढ़ने जा रही है। आने वाले 3 अप्रैल 2024 यानी बुधवार को तेल उत्पादन करने वाली देशों ओपेक की बैठक होने वाली है। यह बैठक आने वाले दिनों में कच्चे तेल के दामों का दशा एवं दिशा तय कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भारी तेजी देखी जा रही है और जल्द ही ये $90 प्रति बैरल के पास जा सकता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस 88.28 बैरल प्रति डॉलर के करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में अपने ईंधन खपत को पूरा करने के लिए 80% आयात पर निर्भर भारत के लिए आने वाले दिनों में कच्चा तेल भारत की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। विश्व जोखिमों और सप्लाई में रुकावटों के चलते कच्चे तेल के दामों में यह तेजी आई है।
ब्रेंट फूड ऑयल प्राइस $90 प्रति बैरल के पार जा सकता है, जो फिलहाल $88.28 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जबकि WTI क्रूड ऑयल प्राइस $84.75 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। 3 अप्रैल 2024 यानी बुधवार को तेल उत्पादन करने वाले देशों ओपेक की बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि यह बैठक आने वाले दिनों में कच्चे तेल के दामों का एवं दिशा तय कर सकती है। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। नमस्कार।